ठीक है, अब अभी मैं बताता हूँ इस पे। ठीक है, वेरी सॉरी यार, बार बार दिक्कत हो रही है। ठीक है, मे बी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हो मुझे पता नहीं यार, मैंने इस तरह से कभी लाइव किया नहीं आज तक। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे में मैंने ये अप्रोच अपनाई थी। ठीक है, ऐसे मैंने ये वाली अप्रोच अपनाई थी, मैंने उसको बता दिया आपसे। और बेसिकली थोड़ी प्रैक्टिस फिर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशंस, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस, और पिछले पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ का जुड़ाव, फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैं जीएस पे आता हूँ, जीएस 1 2 3 4 पे। तो जीएस 1 2 3 4 मेरा सीधा मानना ये है, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, तो मान लो 10 साल के अगर आप पेपर देखते हैं, ठीक है, 10 साल के अगर आप पेपर देखते हैं, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि 10 साल में यूपीएससी ने लगभग लगभग क्या, हाँ मतलब 20 क्वेश्चन हर पेपर मान लो, 19 एथिक्स में है, तो 20 20 सब में मान लो आपने, तो 20 चौक 80 पेपर एक साल, मतलब 80 क्वेश्चन एक साल, 800 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। जबकि सिलेबस में अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो सिलेबस में 800 पॉइंट्स हैं ही नहीं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है यूपीएससी लगभग सिलेबस के हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी, जीएस पेपर 1 2 3 4 के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये कंटेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कंटेंट की तैयारी। तो आपने वो सीधे सीधे पढ़ना है, मतलब उन टॉपिक्स को सीधे सीधे पढ़ना है। आप मार्केट से कोई भी सॉल्व खरीद सकते हैं, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है उन सॉल्व को यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये किया था। उसमें एक जरूरी रहता है करंट अफेयर्स ऐड करना। तो सबसे पहले एक बेसिक कंटेंट के ऊपर करंट अफेयर्स ऐड करना, सीधा सीधा लॉजिकल रीजनिंग है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, मेंस 365, तो वो हो गया करंट अफेयर्स। अब बचता है प्रेजेंटेशन। तो तीसरा पार्ट आता है मेंस आंसर राइटिंग में, कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको बढ़िया प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए। तो मैंने वही बात आपसे बताई कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि बेसिक कंटेंट प्लस करंट अफेयर्स। अब तीसरी बात आती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, टॉपर्स की कॉपी देखी। टॉपर्स की कॉपी देखिए, देखिए कि वो कौन से पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो ये 3 चीज अगर आप कर रहे हैं तो जीएस पेपर 1 2 3 4 आपका बहुत डिटेल में एकदम आराम से अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो तरीका बता रहा हूँ। तो जीएस पेपर 1 2 3 4 के लिए, मेंस के लिए मेरी यही अप्रोच थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स प्लस टॉपर्स कॉपी। इसके बाद जो चौथी चीज थी, पता कैसे चलेंगे कि आपने सही किया, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मैंने खूब लिखी है, मतलब अब तक मान के चले मैंने 60 70 करीब टेस्ट लिखे हैं, तो 20 20 क्वेश्चन वाले। तो नो डाउट कि इसके पहले भी बहुत सारे आंसर लिखे होंगे। तो मैंने इतने सारे टेस्ट लिखे हैं आराम से, और सबकी मेरे पास कॉपी है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कॉपी नहीं है मेरे पास। मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट सॉल्व किए थे। तो ये मेरा मेंस का अप्रोच था। ठीक है, ऑप्शनल की तैयारी। अब बात आते हैं जो हिंदी साहित्य मैंने ऑप्शनल लिया था, इसके अलावा मैंने भूगोल लिया था, तो भूगोल मेरे नंबर खराब थे, तो वो बात मेरे हिसाब से डिस्कशन करने योग्य नहीं है। ऑप्शनल के लिए मैंने क्या किया था, तो मैंने ये किया था, देखो मैंने कोचिंग कभी नहीं ज्वाइन की, इस बात को मैं हर बार बोलता हूँ। कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई कंटेंट मटेरियल नहीं यूज कर सकते हो, ये कोई मतलब नहीं होता है। जो कंटेंट मिल जाए ऑनलाइन, जो फ्री में चीजें मिल जाए, यूज करो। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप बंध गए हो। आपने अगर मतलब आपने कोचिंग ज्वाइन की, जैसे उनकी क्लासेस मिल रही है वही आपको करना है। तो मैंने क्या किया था, मुझे कहीं से लेक्चर मिल गए थे 20 25, उसके बाद वो चैनल ब्लॉक भी हो गया, तो मैं पहले ये भी बता दे रहा हूँ। तो 20 25 लेक्चर मिले थे, मैंने 25 लेक्चर के करीब देखे थे ऑनलाइन जो अवेलेबल थे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि आगे लेक्चर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। ये बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई, 4 घंटे की क्लासेस अगर मैं करने बैठूंगा, देखो थोड़ा सा इसके पहले हिंदी साहित्य की तैयारी, पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बैकग्राउंड बता देता हूँ। हुआ ये कि मैंने ब्रेक लिया तैयारी से, कि अभी मुझे ब्रेक लेना है, मुझे हिंदी साहित्य ऑप्शनल चेंज करना है। मैंने आपसे बताया कि 2020 19 20 में 18 19 20 3 अटेम्प्ट मैंने लगातार दिए। चूंकि मेरे ऑप्शन में नंबर कम थे, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे ऑप्शन में नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑप्शनल नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने ब्रेक लिया। लेकिन ब्रेक लेने में क्या हुआ कि मेरी खुद की मैं कोचिंग चला रहा था उस समय, यूपीएससी हिंदी, बहुत बढ़िया कोचिंग और फ्लोरिश कर रही है प्रॉपर। तो वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो उसमें मेरा समय इतना ज्यादा चला जाता था, पूरे दिन छुट्टी ले भी लिए थे, तो मेरा पढ़ाई से एकदम मन भटक चुका था। मतलब एकदम मैनेजमेंट का काम, ये काम वो काम, अकाउंटेंसी का काम, सारा खुद ही देखना पड़ता था। पढ़ाना तो एक बहुत छोटा काम होता है। ठीक है, पढ़ाना तो बहुत छोटा काम होता है, उसके बाद के जितने काम होते हैं ना, उस समय मैं एकदम बिजी हो गया था। बिजी होते होते आ गया 22 वाला प्रीलिम्स आ गया। उसके पहले मेरा था यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम। यूपी पीसीएस मैंने भर दिया था इसे ही 21 वाला, कि चलो मुठा के भर देते हैं, क्या ही जा रहा है। उसमें ना अटेम्प्ट काउंट होता है, ना कोई एज का बाउंडेशन है, भरते रहो। तो मैंने यूपी पीसीएस दे लिया था।
यूपीपीसीएस में ऑप्शनल होते थे, उस समय तक ऑप्शनल होते थे। तो मैंने क्या किया, यूपीपीसीएस वाला जो वही मतलब यूपीपीसीएस वाला मैंने तैयारी की यूपीपीसीएस के मेंस के 15 दिन पहले। तो हिंदी साहित्य मैंने वही 15-20 दिन पढ़ाई की। तो 15-20 दिन में मैंने क्या पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ। 15-20 दिन मान लो 1 महीना या 1.5 महीना तैयारी की, क्योंकि उसके पहले हम लोग ने एक बैच लॉन्च किया था, उस बैच में मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना था, तो उसकी वजह से और मेरे दिमाग में एक क्लियर था, चूंकि 2020 में मैंने ऑलरेडी यूपीपीसीएस की नौकरी छोड़ दी थी, तो मेरे दिमाग में एक मामला तो ये क्लियर था कि मुझे यूपीपीसीएस में तो नौकरी नहीं करनी है भाई, या तो सेंट्रल सर्विसेज करूंगा नहीं तो नौकरी नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में ये मामला तो क्लियर था। तो मैं यूपीपीसीएस देने गया था, तो मैंने वही क्या किया था, मैं वही आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने 25 लेक्चर वही किए थे जो ऑनलाइन अवेलेबल थे। ठीक है, तो जो ऑनलाइन अवेलेबल थे 25 लेक्चर वो करने पे मुझे ये समझ में आ गया कि 26वां अब नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए मुझे पक्की बात है सिर दर्द की या कोई एक स्पेशल तरह की गोली खानी होगी, कि 4 घंटे की क्लास में शुरू के 1-2 घंटे उन चीजों पे डिस्कशन हो रहा था जो कि वर्थ इट नहीं है एग्जाम। शब्दों पे डिस्कशन, वो मजा खूब आएगा आपको सुनने में, लेकिन वो एग्जाम के लिए बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, उन 25 लेक्चर से मेरा फायदा बहुत हुआ। मुझे एक चीज समझ में आ गई, पहली बात कि पूरे लेक्चर मुझे करने नहीं है, सबसे पहला। दूसरा चीज मुझे ये समझ में आ गई कि हिंदी साहित्य पढ़ना कैसे है, मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज मैं करूंगा। तो मैंने क्या किया, उन 25 लेक्चर से ये टारगेट सेट किया कि मुझे 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अंततः टारगेट यही है। तो मैंने क्या किया था, यूपीपीसीएस के पहले वो 25 लेक्चर किए थे, फिर यूपीपीसीएस की सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगाए थे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें शिल्पी का अवेलेबल था, मैंने वो मंगाया, उसको मैंने रटना शुरू किया। अब रटना शुरू किया तो भाई 15-20 दिन में क्या रट पाओगे आप, सिलेबस का जब आपको आता ही नहीं, भाई आपने केवल 25 लेक्चर किए हैं, आपने कोई नोट्स नहीं पढ़े, कोई कुछ नहीं पढ़े। मैंने उस समय कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने रटने की बहुत कोशिश की कि ठीक है रट लूंगा केवल क्वेश्चन, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ गई थी, पता है क्या, बहुत महत्वपूर्ण है बात, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने 10 साल का पेपर रट लिया ना, तो जो इस साल पेपर आएगा वो मैं पक्की बात है सॉल्व कर लूंगा। अब लेकिन यहाँ पे 2-3 मेरी सोच में 2-3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये, ठीक है पेपर रट लूंगा, रिपीट आ भी जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस पेपर से मैं रट रहा था वो शिल्पी शिल्पी वाला नहीं था, सॉरी यार, यूथ कंपटीशन का था, सॉरी मैं गलती से शिल्पी का नाम ले लिया, शिल्पी वाली अनसॉल्व आती है। तो यूथ कंपटीशन में एक बात थी कि उनकी क्वालिटी बड़ी गड़बड़ थी, उन्होंने एकदम आंसर की ऐसी की तैसी रखी थी। अब ये बात समझ में आई, उस समय नहीं, ये बात अब समझ में आई। ठीक है, कि वो बहुत बहुत गड़बड़ थी। रटा मैंने वो, रटने की कोशिश की, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन हुआ, बहुत कंफ्यूजन हुआ। घनानंद, बिहारी, ये पद्माकर, कंफ्यूज हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था यार घनानंद कौन है, पद्माकर कौन है, बिहारी कौन है, मिक्स हो जाती सारी चीजें। लेकिन हाँ, तो मेरा मतलब एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अनक्लियर था। जयशंकर प्रसाद की कविताएं और महादेवी वर्मा की कविताओं को मिक्स कर देता था, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पता नहीं किसका लिख दिया था मैंने, है ना, पंत का कुछ भी कर देता था मैं। तो जब यूपी पीसीएस का मेंस दिखने गया, तो मैंने इसी बेसिस पे 10 साल का पेपर रट के कोशिश की, अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि मुझे रट जाए, लेकिन वो रट नहीं पाया था, क्योंकि रटना अपने आप में, जब आपको कुछ समझ में नहीं चीजें आ रही हैं, तो रटना अपने आप में बहुत मुश्किल है। मेरे लिए फिर वो काला अक्षर भैंस बराबर ही था। उस मेहनत पे मैं गया एग्जाम देने, और मैंने जो मन में आया वही लिखा। तब पेपर 2.5 घंटे में मैंने समाप्त कर दिया, कुछ भी लिखा, मतलब पद्माकर की कविताएं, बिहारी कविताएं, जो मन में आया वो लिखा, और मुझे नंबर मिले 154, दोनों पेपर मिला के 79 और 75, ये मेरे नंबर थे दोनों पेपर मिला के, क्योंकि मैं कुछ भी लिख के आ रहा था, मतलब जो मजा आ गया। व्याख्या में जो ही पढ़ रहा था हर पॉइंट का अर्थ, क्योंकि मुझे पता था मेरा कुछ होना नहीं है यूपी पीसीएस में, तो मैं एकदम बस करके आ गया। यूपी पीसीएस दे के आया मार्च एंड में, फिर भिड़ गया मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स से कि भाई इस बार तो प्रीलिम्स देना है, क्योंकि अब मुझे ये बात समझ में आ गई थी, अगर इस बार नहीं एग्जाम दूंगा तो अब एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कोचिंग में मेरा मन खूब लग रहा था। जो यूपीएससी हिंदी में हमने स्टार्ट की थी स्टार्टअप, बहुत मुझे मजा आता था काम करने में, बच्चों से बात करने में, और मेरा काफी रिस्पेक्ट भी थी, मतलब लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था। तो मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरा प्रीलिम्स हो गया। अब जब प्रीलिम्स हो गया ना, तब दिमाग खराब हुआ कि भाई अब हिंदी में क्या करें, हिंदी में क्या करें। तो प्रीलिम से पहले एक मामला ये क्लियर हो चुका था कि लेक्चर तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, अब इसको तो कट कर दो, कुछ नहीं हो सकता, लेक्चर हो नहीं सकता। अब बचते हैं नोट्स। ये बात मुझे समझ में आ गई कि यार 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मुझे ढंग से सॉल्व करना है। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि 7 साल का क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी। तो मैंने उसको पूरा तरह से टारगेट रखा। तो मैंने क्या किया, जो दृष्टि के नोट्स थे, उन नोट्स से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। तब तक मैं विकास सर का एक लेक्चर देख रहा था,
ठीक है, वो मेंटरशिप की एक क्लास थी, तो उसमें उन्होंने बताया, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है ना, तो विकास सर की एक क्लास थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक बुकलेट है दृष्टि में, वो 400 क्वेश्चन की बुकलेट है, वो सिलेबस को कंप्लीट करती है। तो मैंने कहा यार इससे आसान मेरे लिए क्या हो सकता है, मैं वो 400 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उन 400 क्वेश्चंस के कंटेंट से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं यूपीएससी का एग्जाम दे के आऊंगा। मैंने ये टारगेट रखा। फिर मैंने क्या किया, चीजों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना शुरू किया। देखो, हिंदी बिना समझे आप रट नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। लेकिन जितना बड़ा हिंदी का सिलेबस है, 3 महीने में कंप्लीट भी नहीं होगा, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन वही बात है, एक आईआईटीएन होने के नाते ये टाइम मैनेजमेंट करना, मुझे लगता है ये मेरा मजबूत पक्ष है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बड़े बड़े उपन्यास थे ना हिंदी के, मोटी मोटी किताबें, वो किताबें नहीं पढ़ी, पूरी स्किप की मैंने किताबें। मैंने क्या किया, उसका सारांश गूगल पे पढ़ा। सारांश पढ़ता था तो मुझे आइडिया लग जाता था कि यार ये चीजें इस स्टोरी में ये बात है, तो सारांश पढ़ता था, आइडिया लग जाता था। फिर व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है वो देखता था, तो मुझे आइडिया लग जाता था यार यही कंटेंट में लिखना है। टॉपर्स की कॉपी मैंने प्रदीप त्रिवेदी सर की सारी डाउनलोड कर रखी थी, वो रेगुलर देखता था कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, तो मुझे वो पता चल जाती थी। तो मैंने ये जो मिक्सअप किया था ना, इससे मेरा काम बहुत आसान से बन गया था। तो इससे मेरा हिंदी लिटरेचर का काम भी, मतलब एकदम मेरी गाड़ी कह सकते हो आप सरकने लगी थी प्रॉपर। तो हिंदी लिटरेचर मैंने ऐसे मैनेज किया, और 3 महीने में फिर मैंने सॉल्व किया और मेरा हो गया हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो नोट्स, नोट से कंटेंट, वो जो दृष्टि के नोट्स हैं वो 13 बुकलेट आती हैं जो, उससे कंटेंट उठाया, कंटेंट उठा के इनरिच किया, वो जो 400 क्वेश्चन वाली बुकलेट थी उसको, उन चीजों को रटा, रोज टहल टहल के शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको याद किया, और फिर जाके एग्जाम में लिखा। तो मेरा हिंदी इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया। इंटरव्यू की तैयारी, देखिए इंटरव्यू की तैयारी में मेरा मानना है कि मैं तीसरी बार इंटरव्यू इस बार दिया था। ठीक है, तो तीसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने क्या किया था बेसिकली, 2 बार मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे, तो मैंने 15-15, 20-20, 25-25 मॉक दिए थे। तो मेरे नंबर बहुत खराब आए थे, एक बार 149, एक बार 150, ऐसे मेरे नंबर आए थे यूपीएससी इंटरव्यू में। तो मुझे एक बात समझ में आ गई बाद में, जब धक्का खाने के बाद, कि क्या होता है ना, जो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, मॉक इंटरव्यूज खासतौर पे आपकी पर्सनैलिटी खा जाते हैं, और आपको एकदम रटंत बना देते हैं, जैसे सब आंसर एकदम आपसे एकदम प्री फैब्रिकेटेड आपको रटे होते हैं। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं आईएएस इसलिए बन जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत डाइवर्सिटी आईएएस में, मेरा बचपन का सपना था, ये वो आप 4-5 आंसर एकदम रट लेते हो। तो ये बात के कारण मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मॉक इंटरव्यू ही नहीं दिए, एक दृष्टि में दिया, एक विजन में दिया, केवल 2 ही जगह मॉक इंटरव्यू दिया। विजन वाला मॉक इंटरव्यू एकदम वर्स्ट गया था मेरा, बहुत खराब गया था। ठीक है, वो भी यूपीएससी इंटरव्यू मेरा 9 फरवरी को था, और विजन का मॉक इंटरव्यू मेरा 5 फरवरी को था, और बहुत बेकार गया था। मैंने ये किया था इस बार, जो हम लोग के मेरे जैसे बड़े भैया हैं, छोटा भाई है रमन, निशांत, ये मेरा दोस्त है, 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग ने क्या था, हमने ग्रुप में डिस्कशन किया था। ये मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, मैं इनका आंसर देता था। फिर हम लोग एनालाइज करते थे कि इसमें पिच ऐसी रखनी चाहिए, इसमें आंसर ऐसे रखना चाहिए, इसमें चीजों को ऐसे करना चाहिए। तो मैंने इस बार आपस में डिस्कशन से यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी की थी, और मुझे इस बार 190 नंबर मिले। तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए काफी बढ़िया रहा, जो ये वाला जो एक्सपीरियंस था, ये मेरे लिए काफी बढ़िया रहा। ठीक है, फॉलो किए हुए सोर्स और बुक लिस्ट को, तो देखो सोर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सोर्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो कॉलेज के दौरान मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, केवल रीड करिए, उसके क्विज सॉल्व करिए। अगर क्विज आपसे सॉल्व हो जा रहा है, मतलब आपकी एनसीईआरटी तैयार है, उसके नोट्स और 50 चीजें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी के बाद बेसिक किताबें, तो बेसिक किताबें जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आपका हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आपका जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है इसके लिए करंट अफेयर्स, और क्विक बुक, जैसे दृष्टि की क्विक बुक है, तो कुछ कुछ चीजें क्विक बुक से देख लिया। ठीक है, फिर आप देखोगे जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, जो सोसाइटी है तो सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी परफेक्ट थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना था। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल ही था पिछले 2-3 बार से, और ज्योग्राफी जिसका नहीं भी ऑप्शनल, तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। आपको एनसीईआरटी के अलावा ज्योग्राफी के लिए जीएस जीएस पोर्शन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस करंट अफेयर्स आपको ऐड करना है। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक, चूंकि मेरा आईआईटी बैकग्राउंड था, तो मुझे साइंस एंड टेक के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, केवल करंट अफेयर्स पढ़ा था मैंने साइंस एंड टेक में, और मेरे हिसाब से लगभग सारी चीजें हो गई। हाँ, मैंने वही बताया कि बेसिक किताबें जब पढ़ा था, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत जब पढ़ी, ठीक है, तो मैंने वही बताया कि जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो मैंने क्या किया, लक्ष्मीकांत के साथ साथ मैंने जो टेस्ट है उसको लगाए, और टेस्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए। तो शॉर्ट नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स मेरे पास सारे हैं, और बहुत ही शानदार मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसको पढ़ता था, और मेरा यही बुक लिस्ट है। फिर मैंने मेंस के लिए बता ही दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस 365 और टॉपर्स कॉपी,
उसके अलावा टेस्ट सीरीज। तो ये मेरे बेसिकली सोर्सेस थे। ठीक है। फिर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? तो मैंने वही कहा कि मैंने प्रैक्टिस, देखो मेरी प्रैक्टिस में बहुत अच्छी बात पता है क्या थी? मेरी प्रैक्टिस में एक अच्छी बात ये थी कि 2 साल तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर करके प्रैक्टिस की। तो मैंने विजन की ज्वाइन की, दृष्टि की फ्री मिल जाती थी, उनके प्रोग्राम चलते थे, अभी एक प्रोग्राम था उसमें वो फ्री में दे देते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। हाँ, जो ये आप कह सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड बस। हाँ, फिर मैंने क्या किया 2019 में ना, जब 2019 में जब मैं ये हो रहा था कि यार मुझे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया, अभी जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट लोग कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, आपके आंसर थोड़े लास्ट में दूँगा। अभी थोड़ा-सा पहले से प्री रिटन क्वेश्चन है, पहले इसके आंसर दे लेता हूँ, फिर आप लोग के आंसर आपको लास्ट में मिल जाएँगे, ठीक है? तो चिंता मत कीजिए, आंसर्स मिल जाएँगे। तो मैंने वही बताया कि मैंने क्या किया था बेसिकली, जो क्या क्वेश्चन था, हाँ, आंसर राइटिंग। तो मैंने क्या किया था 2019 में ना, खुद कॉपी चेक करना स्टार्ट किया था। हिंदी मीडियम का मेरे हिसाब से हमने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूपीएससी हिंदी ने पहली बार हिंदी मीडियम में, कि आप कॉपी लिखिए 2 क्वेश्चन डेली, ठीक है? आप अपनी कॉपी चेक करिए, सृजन उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का नाम था, ठीक है? सृजन आप कॉपी चेक कराइए, आपको फीडबैक भी मिलेगा और मॉडल आंसर भी मैं दूँगा। तो मैंने महीने में 30 दिन स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, उन लोग के लिए जो लोग उस साल पीसीएस दे रहे थे। तो पीसीएस दे रहे थे, मैंने उनके लिए स्टार्ट किया था। तो मैं उनकी 30 कॉपी चेक करता था, उससे मुझे 30,000 रुपए मिल जाते थे आराम से, 30 लोग की कॉपी चेक करता था। सबसे बड़ा तो उनके क्वेश्चन से मुझे बहुत नए-नए डायमेंशंस पता चल जाते थे, बहुत वैल्यू एनहांसमेंट हो जाता था और मैं भी अपना इनपुट दे देता था। तो मैंने तीसरी बार में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ से की थी, ठीक है? तो पहली दूसरी बार तो टेस्ट सीरीज़, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी लगाई। मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने लगभग 60-70 टेस्ट लगाए हैं और उसके पहले भी प्रैक्टिस की है। फिर जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो अपने प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे से मतलब आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी। तो मैंने ये सोर्सेज़ आंसर राइटिंग के लिए यूज़ किए थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण है? तो मेरे हिसाब से अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी है मैं कहूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि इसको एनालाइज कैसे करें कि कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ज्यादा पूछ रहा है बार बार। आप इसको देखिए, जैसे आप देखोगे कि आरपीए 1951 मेंस में बार बार पूछ रहा है। आप देखोगे राज्यपाल की शक्तियां, आप देखोगे संसदीय समितियां, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे कि कौन से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, तो आप उसके सिमिलर तैयारी कर पाओगे। तो पहली बात ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह प्रीलिम्स में आप देखोगे तो प्रीलिम्स में भी टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आप देखोगे तो आपके लिए बहुत, साल के पेपर देखते हो तो 10 साल के पेपर में तो आपको पक्की बात है, आपको बढ़िया खासा आपको वैरायटी तैयार हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। खासतौर पे जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कि करंट अफेयर्स नहीं है, जैसे पॉलिटी, हालांकि पॉलिटी भी करंट है, बहुत सारी एक्सचेंज हो जाते हैं, जियोग्राफी, ठीक है, जो ये सारी चीजें हैं वो तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ढंग से कवर हो जाती है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। और एनालाइज करने का मैंने तरीका बता दिया। देखिए किन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और उनको चाहे गूगल करके चाहे कोई भी सोर्स से उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्यों क्या कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी का, मेरे हिसाब से देखो कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है यूपीएससी की तैयारी के लिए। जनरली यहाँ भी लबासना में भी जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है तो यही बात होती है कि कोचिंग के बदौलत सिलेक्शन कभी नहीं होता। कोचिंग आपके एक बेस का काम कर सकते हैं। तो देखिए कोचिंग उन लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने बचपन से कुछ पढ़ाई की ही नहीं और जो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे मुझे पता था कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मुझे एनसीईआरटी समझ में आ रही थी, तो फिर मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी और आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आई, तो मेरे हिसाब से फिर आपको एनसीईआरटी की कोचिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही है, तो मेरा इसमें सीधा सीधा मानना है कि आप इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स कर लो ऑनलाइन, जो सस्ता सस्ता मिले कर लो। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा ये पर्सनली एकदम मानना है डायरेक्ट, इसमें मतलब कोई इफ बट नहीं। ऑफलाइन कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 लाख फीस, 10-12 हजार रुपये महीना किराया देकर उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हो। वो एक दिन में पॉलिटी पढ़ा रहे 2 घंटा और पॉलिटी आपको आराम से आता है, पॉलिटी आपको समझ में भी आती है। तो मेरे हिसाब से जब आपको इतनी चीजें आती है तो फिर आपको उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वही चीज पढ़िए जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कोचिंग की हेल्प वहीं पे लीजिए। इवन मान लो आपने कोर्स अगर ज्वाइन भी कर लिया कहीं पे, फुल फुल कोर्स की 2 लाख रुपए फीस देके फुल कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो भी मेरा यही मानना है समय सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे जो पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है वो आपको पहले से आती है, तो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा ये मानना है, तो आप क्या करिए, उस पॉलिटी की क्लासेस को स्किप कर दीजिए। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई मतलब इफ बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोचिंग का बस इंपॉर्टेंस ये है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा,
आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में ये चीज होती है। और रेगुलरिटी तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है कोचिंग से। आप नहीं जा रहे हो, खुद आप रेगुलर नहीं हो, खुद में आप इरेगुलर हो, तो कोई मैटर नहीं करता है। आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोई आपको जबरदस्ती घर से उठा के नहीं ले जाएगा, ठीक है। फिर आता है यूपीएससी में टेस्ट सीरीज। मेरे हिसाब से टेस्ट अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है कोचिंग में तो सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट में मैंने पहले ही बताया आप सीखते हो, टेस्ट के माध्यम से आप सीखते हो, टेस्ट के माध्यम से आप चीजों को आप एनालाइज करते हो, टेस्ट के माध्यम से आप अपनी गलतियों का पिटारा बनाते हो, उन गलतियों को पिटारों को कम करते हो, और फिर आप आराम से सेलेक्ट होते हो। तो मेरे हिसाब से टेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है एनसीईआरटी। तो मैंने वही कहा कि एनसीईआरटी मैंने आपको पहले ही बेसिकली बता दिया। मेरे हिसाब से, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे माना है, कई मैंने लोगों से बात की, कई लोगों ने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जनरली वही कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिनको पहले से एनसीईआरटी आती थी, या जिन्होंने बचपन में स्कूलिंग अच्छे से की है, जिनको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपकी स्कूलिंग बेकार है, आप हिंदी मीडियम के हो, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो लेकिन आपने स्कूलिंग ढंग से नहीं की है, तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर लेनी चाहिए, और रीडिंग करके उसके क्विजेस सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनते हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते, मेरा यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर यही मानना है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो ये मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें मैंने यही बता दिया कि भैया एनसीईआरटी रीडिंग करिए, उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, पहली बात। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जल्द से जल्द रीडिंग करिए, उसका पंचवर्षीय योजना मत बनाइए, 4 से 3 महीने में, 5 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके पीछे के क्विजेस सॉल्व कीजिए, उसके नोट्स मत बनाइए। तो एनसीईआरटी का कोई नोट्स नहीं बनाना था, उसके पीछे क्विज सॉल्व कीजिए, क्विज सॉल्व हो जा रहा है मतलब आपकी एनसीईआरटी तैयार है। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रिटेन वाला सॉल्व हो जा रहा है मतलब आपकी एनसीईआरटी तैयार है। सिंपल सा एनसीईआरटी पढ़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। अब अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम जीरो पे हो, तो 2-3 महीना आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो। हिंदी मीडियम से हो तो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम से तो आप दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम से तो आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी 2-3 महीने पढ़ लो। 2-3 महीने पढ़ने के बाद जब आपको एक आइडिया लग जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कहानी क्या चल रही है, उसके बाद न्यूज़पेपर हटा दो, किनारे कर दो, फिर पढ़ो मैगजीन। तो मेरे हिसाब से विजन की मैगजीन पढ़ो, ठीक है, विजन की मैगजीन फॉलो करिए, और इसको प्रॉपर ढंग से कीजिए, ठीक है। इसके पीछे के क्विजेस हैं उसको सॉल्व कीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए फिर क्या करिए, फिर मैगजीन सॉल्व कीजिए, मैगजीन पढ़िए। मैगजीन में आजकल ना सारा डिटेल में दिया होता है, इवन विजन की मैगजीन आप देखेंगे तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआरएस, पीआईबी, जो भी महत्वपूर्ण है सबका डेटा, आगे का पीछे का सारा डेटा मिक्स दिया रहता है, सब एकदम सही से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो मैगजीन फिर आपके लिए हो जाती है सही तरीके से। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए तो करंट अफेयर्स के लिए 40 सोर्स की बजाय इसको ढंग से कीजिए, ठीक है, इसको ढंग से कीजिए, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि मान लो यूपीएससी का प्रीलिम्स है मई में, ठीक है, प्रीलिम्स है मई में, तो अप्रैल तक की मैगजीन आ जाती है या मार्च तक की आ जाती है, तो मार्च से पिछले 10 महीने का, तो मार्च से पिछले 10 महीने का पढ़िए। वही मेरे हिसाब से जून जून तक आएगा, तो जून से मार्च तक का पढ़िए प्रीलिम्स के लिए। फिर मेंस सितंबर में है, तो मेंस के लिए पढ़िए आप अगस्त तक का, ठीक है, अगस्त तक या जुलाई तक का आप पढ़िए मेंस के लिए। तो मेरे हिसाब से ये, तो जून से लेकर जुलाई तक 13 महीने की अगर आप मैगजीन या करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, मेरे हिसाब से आपका मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। पहले जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से हम एनालाइज सीखते थे। अभी क्या है, पहली बात तो न्यूज़पेपर ना किसी एक विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो द हिंदू देखो तो पता चला लेफ्टिस्ट है, इंडिया दैनिक जागरण देख रहे हो पता चला एकदम राइटिस्ट है, और आंसर आप एक पक्ष में लिखोगे यूपीएससी में तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ना करंट जमाना, जबकि अब मैगजीन और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन डिस्कशन अवेलेबल है चीजों का, तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर, मेरे हिसाब से मैं नहीं पढ़ता था, अभी इधर एकदम बंद कर दिया था मैंने। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है मैगजीन, अगर आप ढंग से कर रहे हो तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो फिर मैंने वही बताया कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ महीने पढ़ा था, बंद कर दिया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं मैगजीन ही जनरली फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस हो गए कुछ कुछ, और देख लेता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं थोड़ा कमेंट का क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जितने क्वेश्चन थे लगभग सारे हो गए। यूपीएससी टाइम एक बार, अगर आप रिक्वेस्ट एक बार वापस क्वेश्चन सारे सेंड कर दीजिए, मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या दिक्कत हुई है, तो आप एक बार वापस सारे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। मुझे लगता है मैंने लगभग टॉपिक्स कवर कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन के आंसर देता हूँ। जैसे रिवीजन की टिप्स, तो देखिए रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उसको लेके रटिए। उसमें बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, उसको प्रॉपर लेके रटिए,
उसको घूम घूम के टहल टहल के याद कीजिए, ठीक है? उसमें और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी 10 मिनट करीब आपके आंसर दूंगा 8:35 तक, ठीक है? फिर मेरा डिनर का समय हो जाएगा क्योंकि मेस बंद हो जाती है भाई एकदम एग्जैक्टली। प्रिपरेशन 10 मिस्टेक अवॉइड प्रिपरेशन, मतलब अच्छा, मतलब 10 मिस्टेक जो प्रिपरेशन के दौरान नहीं करने चाहिए। तो पहली बात है कि एकदम आखिरी दिन के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि जब एग्जाम आ जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर देना चाहिए। मेरे हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपने एक किताब पढ़ी, तो उस किताब को सॉल्व करके, उसके टेस्ट सॉल्व करके उसको देखिए कि आपको कितना आपने पढ़ा है। फिर दूसरी बात है, तीसरा है कि लंबी-लंबी छलांग मत मारिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं सही से आती है तो। उससे घबराइए मत कि 2 महीना एनसीईआरटी पढ़ने में आपका वेस्ट हो जाएगा। आप स्टार्टिंग फेज़ में आपका बेस क्लियर होगा। तो लंबी छलांगे मत मारिए। तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि बहुत एक्सटर्नल मोटिवेशन देखेंगे कि लास्टना में क्या होता है, एनपीए में क्या होता है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी अंदर। टॉपर्स को नाचते हुए नहीं देखेंगे तो आपको अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। यूट्यूब से बहुत से शॉर्ट्स के चक्कर में आजकल बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मुफ्त का मिल फ्री में यूट्यूब पे। तो उसको भी एक लिमिट में आप चेक कीजिए कि गाइडेंस अवेलेबल है, क्या वो मेरे काम का है, ठीक है? तो वो गाइडेंस अगर आपके काम का है तो ही उसको यूज़ कीजिए। देखा सपोज़ आज का ही मैं सेशन आप देख रहे हो, तो जो मैंने चीज़ें बताई कि प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं, मेंस के नोट्स बनाने हैं, उसको 1 हफ्ते अप्लाई करके देखिए। आपको लग रहा है कि हाँ, आज के दिन जो आप थे, 1 हफ्ते बाद आप चेंज हुए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। नहीं तो एकदम ये जितना वर्स्ट आदमी आपके लिए कोई नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए, कभी मत कीजिए फिर वीडियो। तो मेरा ये मानना है इस मामले में, बहुत क्लियर कट। तीसरी बात ये है कि टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसमें रिलैक्सेशन आपको अच्छा मिले, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप टाइम टेबल बनाएँ, एक दिन में हम 26 घंटा पढ़ेंगे, दिन में 48 घंटा पढ़ेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 8 घंटा अगर पढ़ें तो मोर देन सफिशिएंट। टाइम टेबल इसी हिसाब के साथ बताइए बनाइए। टारगेट बेस्ड टेबल हो, ऐसा ना हो कि भाई पूरे दिन पढ़ रहे हैं और एक ही पन्ना पढ़े हैं, नहीं। एटलीस्ट टारगेट हो कि 8 घंटा हम पढ़ रहे हैं तो इतना मेरी एफिशिएंसी या इतना इफेक्टिवनेस आपके 8 घंटे की पढ़ाई में आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ड्रीमिंग ना करिए। ऐसा नहीं है कि भाई डे ड्रीमिंग पूरे दिन कर रहे हैं कि आईएएस बन जाएँगे तो ये तो बन जाएँगे, आईपीएस बन जाएँगे तो ये तो बन जाएँगे, कुछ नहीं होता है। बहुत नॉर्मल ज़िंदगी है, कुछ अंतर नहीं आएगा। तो बहुत नॉर्मल है, ये काम हमको करना है, ठीक है? फिर रजनीश पांडे, फिर आप हाउ टू चूज़ ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शनल वही सेलेक्ट कीजिए। पहली बात एक बार देख लो कौन-सा ट्रेंड है मार्केट, ट्रेंड देख लो, कोई समस्या नहीं है। फिर दूसरा देख लो जो ट्रेंड है, क्या उसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है? क्या उसका कंटेंट अवेलेबल है? तो मान लो आप कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा और आपको बहुत पसंद आया। सपोज़ मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी पढ़ते-पढ़ते आपको पीएसआई आया और आपको सोशियोलॉजी और मान लो ज्योग्राफी के प्रति इंटरेस्ट बहुत अच्छा जगा। तो 3 आप मान लो डिसाइड कर ले कि ये 3 मुझे ऑप्शनल पढ़ने हैं, ये 3 आपको ऑप्शनल पढ़ने हैं, ठीक है? या 3 से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो फिर आप क्या करो, उन तीनों में से देखो कि ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है। तो भी मान लो आप तीनों में बराबर इंटरेस्ट एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। तो फिर एक देखो कि किसमें नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं और किसमें स्टूडेंट कम अटेम्प्ट दे रहे हैं एग्ज़ाम में, मतलब किसमें असली एग्ज़ाम में कम अपीयर हो रहे हैं। तो मतलब आपने छाँटा कि पीएआर और सोशियोलॉजी, ये 2 मेरे लिए बढ़िया है, इसमें नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं एग्ज़ाम में और लोग भी कम दे रहे हैं। अब देखो कि टॉपर्स भी अवेलेबल है कि नहीं, कंटेंट मटेरियल एग्जैक्ट टू द पॉइंट सिलेबस के अवेलेबल है कि नहीं, जरूरत पड़ने पे गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर ये सारे पैमाने आप जो देखते हो, अगर ये आप करते हो तो आप ऑप्शन इस तरह से कोई भी डिसाइड कर सकते हो जो अवेलेबल लेने का, कि ऑन एन एवरेज नंबर प्लस आपके आ जाते हैं आसानी से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। संगम मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश मीडियम वाले विषय तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले सकते हैं। इवन मेरे हिसाब से मेरी जानकारी है, अभी तक इंग्लिश मीडियम में ही प्रदीप त्रिवेदी उनके ही सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी साहित्य ऑप्शनल में आए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है? मतलब ले सकते हैं आप आराम से, कोई समस्या नहीं। अगर जब हाँ, बशर्ते आपको हिंदी समझ में आती है, आप हिंदी लिखने में डर ना लगे आपको। रिवीजन कितने दिन में करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से रिवीजन तो रेगुलर होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट नोट्स बनाने को कहा है। तो वो आप रेगुलर 2 घंटा, ढाई घंटा रेगुलर आप देख सकते हो। पेज के आपके शॉर्ट नोट्स आपका बहुत आसानी से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो रिवीजन आपका बहुत ही हो जाता है। रिसोर्स हर सब्जेक्ट मैक्सिमम एक रिसोर्स 2-3 सीरीज, एक रिसोर्स 3 टेस्ट। ये हर सब्जेक्ट का रिसोर्स है, बहुत लिमिटेड रहेगा, ठीक है? 26 के लिए रोड मैप ये होगा कि 2000 तो मजे कीजिए। 24 के मिड के बाद स्टार्ट करना तैयारी। अभी 23-24 में जो मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थोड़ा एक्सप्लोरेशन करो खुद को, खुद के बारे में जानो, फॉरेन ट्रिप मारो। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा जो बजाय कि 2026 या 30
2035 के लिए अभी से तैयारी करना और अपने आप को सिविल सर्विसेज में इतना झोंकना कि मोनोटोनी हो जाए पढ़ाई में। हिंदी ऑप्शनल बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग हमने कमेंट सेक्शन के भी आंसर देख लिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं यूपीएससी टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा कि आपने मौका दिया और अपने एक प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया। ठीक है, फिर हम लोग जुड़ते रहेंगे, कभी जरूरत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट कमेंट कर दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी थोड़ा क्योंकि अब डिनर का भी समय हो रहा है तो मुझे चलना भी है, फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।